हेलो बच्चों, कल लास्ट क्लास में हम डीएनए और आरएनए के बारे में बात कर रहे थे और डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम डीएनए से आरएनए का निर्माण करेंगे और आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। इन दोनों ही प्रोसेसों को अनुलेखन और अनुवादन के नाम से जाना जाता है। तो लास्ट में हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का दूसरा कार्य, प्रोटीन का संश्लेषण। देखो, प्रोटीन का संश्लेषण बहुत ही जटिल कार्य होता है और मेनली प्रोटीन का निर्माण तो किया जाता है डीएनए के द्वारा ही, ठीक है, आरएनए के द्वारा। लेकिन ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो डीएनए के द्वारा ही होती है। मतलब प्रोटीन निर्माण जो होता है उसका ऑर्डर डीएनए द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन करता उस प्रोसेस को आरएनए। अब एक्चुअली हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था? डीएनए। डीएनए से हमने इसकी रेप्लिकेशन करवाया था। डीएनए रेप्लिकेशन से फिर हमारे पास क्या बन गया था? एक न्यू डीएनए का निर्माण हुआ। न्यू डीएनए से हम क्या बनाएंगे? आरएनए बनाएंगे और आरएनए से फिर किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का निर्माण होगा। तो हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका था, रेप्लिकेशन प्रोसेस। आज हमें क्या करना है? डीएनए से आरएनए बनाना है और आरएनए से फिर प्रोटीन का संश्लेषण करना है। तो डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे अनुलेखन के नाम से जाना जाता है और आरएनए से जो प्रोटीन निर्माण हम करेंगे इसे अनुवादन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये दो प्रोसेस आज हमको पढ़नी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुलेखन और अनुवादन। इन्हें अपन ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें क्या होता है? डीएनए अणु से आरएनए अणु का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डीएनए अणु से आरएनए अणु का फॉर्मेशन होता है और डीएनए से जब आरएनए अणु का फॉर्मेशन किया जाता है तो यहां पर तीनों ही प्रकार के मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, तीनों ही आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करना ही अनुलेखन कहलाता है। अब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो देखो, इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड इकाइयां हैं। इन दो न्यूक्लियोटाइड इकाइयों में मन में आए जैसे आप क्या लगा सकते हो? नाइट्रोजनी बेस लगा सकते हो। जैसे कौन कौन से लगा लें? जैसे एडेनिन, ग्वानिन लगा लो, साइटोसिन, और डीएनए में क्या होता है आपका? थाइमिन। ठीक है, टी लगा लो, टी यू, कुछ भी लगा सकते हो। ए के सामने ऑटोमेटिक कौन आ जाएगा? ये आपको पता है, प्रतिपूरक होते हैं। तो एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है? थाइमिन से। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से। तो इनके प्रतिपूरक यूरेसिल नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर कोई भी लगा सकते हो, सी तो नीचे जी। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह से ये अटैच रहते हैं। ठीक, अब ये तो मेरे पास क्या हो गया? एक डीएनए हो चुका है। अब एक्चुअली क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है एक। कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जैसे ही मैं इसमें डालूंगा या इसकी उपस्थिति में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये टूटने लग जाते हैं और टूटने पर ये इकाइयां सेपरेट होने लग जाती हैं। जब ये इकाई सेपरेट होने लग जाएंगी तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये बॉन्डेड बिल्कुल अलग हो चुके हैं और यहां से ये सेपरेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। और अलग होने पर क्या होगा? जैसे मैं सिंगल से ही बता देता हूं आपको, तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड इकाई आपकी सेपरेट हो जाएगी और सेपरेट होने पर क्या होगा? जैसे ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और ये साइटोसिन। ठीक है, ध्यान देना। अब आप ये मेरे पास डीएनए है और यहां पर मेरे पास किसका निर्माण हो रहा है? आरएनए का।
तो मेरे को जो बेसिक अंतर था डीएनए और आरएनए में वो आपको याद होना चाहिए कि डीएनए में जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। और आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, ओनली राइबोस शर्करा, ओनली राइबोस शर्करा। तो एक बात तो याद रखना है कि डीऑक्सी राइबोस शर्करा की जगह कौन सी शर्करा हो जाएगी अब, राइबोस, क्योंकि एक्चुअली डीएनए से आरएनए का प्रोसेसिंग हो रही है। तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा यहां पर डीऑक्सी वाली होगी और यहां पर डीऑक्सी राइबोस की जगह केवल कौन सी शर्करा आ जाएगी, राइबोस शर्करा आ जाएगी। और सबसे बड़ा दूसरा अंतर कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार होता है। तो जहां जहां आपको टी दिखाई दे रहे हैं वहां वहां टी की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल, यूरेसिल। बताओ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब अनुलेखन की प्रक्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, तो उस दौरान डीएनए से आरएनए बनने में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो फर्स्ट चेंजेज क्या आ जाएगा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा की जगह राइबोस शर्करा हो जाएगी क्योंकि आरएनए बन रहा है। और दूसरा, जब मैं डीएनए से आरएनए बनाऊंगा तो थाइमिन की जगह कौन सा नाइट्रोजन क्षार आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो ये दो मेन चेंजेज यहां पर हो जाते हैं। और ये सिंगल हेलिक्स होता है, ये आपको पता है। सिंगल हेलिक्स का मतलब क्या होगा, सिंगल हेलिक्स का मतलब है कि ये इस प्रकार डबल न्यूक्लियोटाइड इकाइयां आपस में नहीं होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाएंगे और ये यहां से सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रकार नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड को भी आप लो तो ये भी कुछ इस तरह से, जैसे यहां पर यूरेसिल हो जाएगा, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे। और दो चेंजेज मेनली, डीऑक्सी राइबोज की जगह राइबोज और थाइमिन की जगह यूरेसिल, ये नाइट्रोजन क्षार यहां पर आ जाते हैं। और इस प्रकार तीनों ही प्रकार के आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, तीनों ही प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक एंजाइम उत्प्रेरित क्रिया होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो आरएनए बना है ये आरएनए मैसेंजर आरएनए के द्वारा, मैसेंजर मतलब संदेश वाहक आरएनए के द्वारा, यहां से तीन तीन अक्षरों के ये कोड होते हैं। जैसे ये 3 अक्षर का एक कोड है, ये 3 अक्षर का एक कोड है। इस प्रकार 3-3 अक्षर के कोड में क्या होते हैं, आनुवांशिक सूचनाएं छुपी हुई होती हैं। 3-3 अक्षर के कोड में आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, छुपी हुई होती हैं। इनको मैसेंजर नाम ही क्या, संदेश वाहक, यानी कि ये संदेश लेके जाएगा। इन 3 अक्षरों में जो आनुवांशिक सूचनाएं छुपी हुई हैं उस संदेश को लेकर ये कहां चला जाता है, जैसे ही आरएनए बन जाता है ये राइबोसोम में पहुंच जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ही डीएनए से आरएनए बनेगा, ये डीएनए आरएनए में 3-3 अक्षरों के कोड पाए जाते हैं जिनमें आनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित होती हैं और इन आनुवांशिक सूचनाओं को मैसेंजर आरएनए कोशिका द्रव्य के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वहां पर ले जाता है। और वहां पर कौन सा आरएनए उपस्थित होता है राइबोसोम में, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो अनुलेखन के बाद अब बात करते हैं हम अनुवादन की। ट्रांसलेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब अनुवादन। अनुवादन की प्रोसेस में क्या होता है, आरएनए जो होता है इससे प्रोटीन का संश्लेषण होने लग जाता है। ठीक है, आपको एक बात यहां पर समझनी होगी कि जो आरएनए होता है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है और प्रोटीन जो होता है ये पॉली एमिनो एसिड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉली एमिनो एसिड बन रहा है, मतलब प्रकृति ही चेंज हो रही है कंपाउंड की। जबकि यहां पर क्या था, यह भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड था। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड इकाइयां आपस में सर्पिलाकार क्रम में हाइड्रोजन बॉन्डों से नाइट्रोजन क्षार जुड़े हुए रहते हैं तो डीएनए बनता है। रेप्लिकेशन की प्रोसेस में न्यू डीएनए बन जाता है और डीएनए से आरएनए, तो यहां पर भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही बन रहा है, लेकिन यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पॉली एमिनो एसिड बनता है। कौन सी प्रोसेस में, अनुवादन की प्रोसेस में। अनुलेखन क्या था हमारा कि डीएनए के द्वारा
आरएनए निर्माण की प्रोसेस हमारी अनुलेखन कहलाती है, और आरएनए से प्रोटीन निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो अनुवादन कहलाती है। जब भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो लगभग 200 से अधिक एंजाइम और 70 प्रकार के आरएनए, मतलब 70 प्रकार के नहीं, 70 आरएनए 70 आपस में कार्य करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन की फॉर्मेशन एक जटिल प्रोसेस होती है, ठीक है, सिंपल प्रोसेस नहीं है। अब आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता कैसे, इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, अनुवादन। क्लियर है कैसे होता है, तो वो देखोगे आप। एक्चुअली अभी लास्ट घटना क्या हुई थी कि मेरे पास एमआरएनए मैसेंजर आरएनए था, जो कहां पर बन गया था, यहां से अनुलेखन के प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए बन गया। इस प्रोसेस का नाम क्या दे दिया हमने, अनुलेखन। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि मेरे पास एमआरएनए जो था, एमआरएनए 3-3 अक्षर के कोड को, 3 अक्षर का एक कोड होता है, मैंने अभी बताया था आपको, उस 3 अक्षर के कोड को लेकर कहां चला जाता है, ये राइबोसोम के अंदर चला जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर। जब ये राइबोसोम के अंदर पहुंच जाएगा, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है बहुत। जैसे ही ये राइबोसोम के अंदर पहुंच जाएगा तो राइबोसोम के घटक होते हैं कौन, आरएनए। राइबोसोम के घटक होते हैं आरएनए, ठीक है। 3 अक्षर का कोड लेकर कौन जा चुका है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, नाम से स्पष्ट है, मैसेंजर यानी संदेश भाग। 3 अक्षर का एक संदेश लेकर चला गया। संदेश क्या था, आनुवांशिक लक्षणों की सूचना थी उनमें, ठीक। पढ़ने का काम जीन करते हैं। यहां से 3 अक्षर के कोड को लेकर कोशिका द्रव्य में राइबोसोम में चला गया। राइबोसोम में के अंदर आरएनए पाए जाते हैं जो इसी के घटक होते हैं। अब क्या होता है, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ये टीआरएनए क्या करता है, विशेष एमिनो अम्ल जो होते हैं उनके 3 अक्षर के कोड, या 3 अक्षर के छोड़ो, यहां पर 3 अक्षर का कोड है, ठीक है। मान के चलो वो 3 अक्षर का कोड था मेरे पास, कुछ भी ले लो मैं 3 अक्षर, जैसे एडेनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। थाइमिन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आरएनए है। डीएनए होता तो थाइमिन होता, आरएनए तो यूआरएन यानी कि यूरेसिल होता है। तो एडेनिन, यूरेसिल और साइटोसिन मैंने ले लिया, कुछ भी ले सकते थे आप, जो आपकी मर्जी है। अब टीआरएनए यहां से आया, ठीक है। टीआरएनए किसके पास आया, राइबोसोम में। एमआरएनए राइबोसोम में जा चुका है, टीआरएनए राइबोसोम में ट्रांसफर आरएनए मतलब ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, ठीक है। यहां से एमआरएनए इसमें जा चुका है, टीआरएनए भी राइबोसोम में आ रहा है। अब ये जो टीआरएनए आया है, मान के चलो, ठीक है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड मैंने ले लिया 3 अक्षर का। अब टीआरएनए मान के चलो इधर से आया, ठीक। अब इस टीआरएनए पर एमिनो अम्ल वगैरह जुड़े रहते हैं, जैसे बेलिन, सिस्टीन, ठीक है, और भी कुछ लगातार जुड़ते चले जाते हैं। यहां से टीआरएनए में यदि मान के चलो कोड ऐसा हुआ, जैसे ए लिख दिया मैंने, सी लिख दिया, जी लिख दिया, तो ए का पूरक क्या होता है, ए किससे जुड़ता है, ए जुड़ता है हमेशा टी से। टी आरएनए में टी आता नहीं है, तो टी की जगह क्या हो जाता है यहां पर, यूरेसिल। यदि एडेनिन के सामने यूरेसिल होता, सुनना ध्यान से, एडेनिन के सामने यूरेसिल होता तो यहां पर तुरंत डबल बॉन्ड बन जाते। यूरेसिल के सामने, यू के सामने ए होता तो तुरंत बॉन्ड बन जाता, क्योंकि ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है। यहां डबल बॉन्ड, यहां ट्रिपल बॉन्ड। अब जब आरएनए पढ़ रहे हैं तो टी के स्थान पर कौन हो जाता है, यूरेसिल, ये तो सेम ही रहता है। तो ए के सामने यदि यू होता तो बॉन्ड बनता, यदि यू के सामने ए होता तो बॉन्ड बनता, और सी के सामने जी है तो बॉन्ड बन ही जाएगा। लेकिन सभी में बॉन्ड बनना जरूरी होता है। तो एक्चुअली जो 3 अक्षर का ये कोड मैंने यहां पर लिया है, इसका प्रतिपूरक है या नहीं है, नहीं है। प्रतिपूरक का मतलब उसका जस्ट उल्टा, जिससे वो जुड़ता है वो तो नहीं है। तो क्या ये ट्रांसफर आरएनए जिसको लेकर आया है उसके साथ मैसेंजर आरएनए के जो कोड हैं वो बॉन्ड बना लेंगे, नहीं बनाएंगे। समझौता करवाने वाला कौन है, आरआरएनए। आरआरएनए कहता है भैया मैसेंजर आरएनए तेरे पास 3 अक्षर का कोड है, इधर से 3 अक्षर, पुरानी पिक्चरों में देखा होगा ना तुमने कि इधर से एक 500 का नोट है जिसको आधा फाड़ के इनको दे दिया, ये एक माफिया है, और वो आधा 500 का नोट इनके पास है, या कोई भी और चीज़ हो सकती है। यहाँ पर आकर ये एक
काली घाटी या पुरानी घाटी है जहां पर आकर इनको मिलना है, और कोड है वो 500 का नोट मिला के देखना है, यदि मिल गया तो इसका मतलब आदमी सही है, नहीं तो दूसरा है। तो यहां से 3 अक्षर का कोड ये लेके चला, 3 अक्षर का कोड ये लेके चला, दोनों को टच किया, दोनों मिल गए, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। ए के सामने यू है, जी के सामने सी है, तो आपस में ये मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो यहां पर प्रोटीन बन जाएगा। और मिलाने का काम कौन करेगा? राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए डीएनए से जो 3 अक्षर का कोड था उसको लेकर पहुंचा, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए एमिनो एसिड के 3 अक्षर के कोड को लेकर पहुंचा। राइबोसोमल आरएनए दोनों को मिलाने का काम करता है। मिलते कब हैं? जब दोनों कोड आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे मान के चलो ये कोड ऐसा होता, एक ही जगह यहाँ पर U होता, यहाँ पर A होता और यहाँ पर G होता, तो तुरंत इनमें क्या हो जाती? बॉन्डिंग हो जाती, और बॉन्डिंग हो जाती तो तुरंत यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता? पेप्टाइड बॉन्ड बनते ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लग जाता। तो कुल मिलाकर सीधे और साफ शब्दों में क्या बात बनी कि जो मैसेंजर आरएनए होता है वो 3 अक्षर के ट्रिपलेट या कोडोन को लेकर आता है राइबोसोम में। राइबोसोम में आरएनए पाए जाते हैं जो कि मैच करवाने का काम करेंगे। टीआरएनए एमिनो एसिड के 3 अक्षर के कोड को लेकर आ रहा है। एमआरएनए और टीआरएनए के तीनों अक्षरों के कोड आपस में एक दूसरे के प्रतिपूरक होंगे, तो यहां पर आरआरएनए उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बनवा देगा, और इस सिचुएशन में प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। बात समझ में आई? तीनों की प्रोसेसिंग। तो इस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है, करता तो कौन है? प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया करता तो कौन है? आरएनए। लेकिन किस प्रकार की प्रोटीन बनानी है, शरीर में किस प्रकार की प्रोटीन की कमी हो चुकी है, उसकी सूचना देने का काम कौन करता है? डीएनए। तो कुल मिलाकर बॉस कौन है? डीएनए। ये सब काम करने वाले नीचे एम्प्लॉई हैं। तो डीएनए सूचना देता है कि भाई हमारे शरीर में इस प्रोटीन की कमी है, आरएनए जाओ और इस प्रोटीन का फॉर्मेशन करो। तो आरएनए वहां से प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगता है। तो प्रोटीन निर्माण तो आरएनए द्वारा होता है, लेकिन विशेष प्रकार के प्रोटीन को बनाने के लिए जो अक्षर के 3-3 कोड दिए जाते हैं या फिर उसकी सूचना दी जाती है, वो डीएनए के द्वारा ही होती है। तो कुल मिलाकर अनुवादन की प्रोसेस है क्या है? डीएनए द्वारा आरएनए को जो सूचना दी जाती है कि भाई प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, तो उसको ही क्या बोला जाता है? अनुवादन के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर डीएनए के द्वारा 3-3 अक्षर के जो कोड होते हैं, उनसे न्यूक्लिक एसिड के निर्माण की जो प्रोसेस है वही अनुवादन होती है। तो अब मैं इसे एक समरी में दोबारा बता रहा हूं आपको। सबसे पहला काम हमारा था न्यूक्लिक एसिड का जैविक कार्य। न्यूक्लिक एसिड के 2 जैविक कार्य थे। पहला था डीएनए की प्रतिकृति। एक डीएनए अपने समान दूसरे डीएनए का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। इसे डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं हम पूरी प्रोसेस को शॉर्ट एंड स्वीट ढंग से। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डबल ट्रिपल बार बता रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास था इस तरह से ये डीएनए, इसको मैंने खोलकर थोड़ा सा क्या कर दिया? बड़ा। यहाँ से नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम है ए, यहाँ पर टी, यहाँ पर जी सी यू नहीं आएगा, सॉरी टी। यहाँ पर ए के सामने टी हो जाएगा, टी के सामने ए हो जाएगा, सी, यहाँ पर जी, यहाँ पर ए। यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ से क्या होगा? इनको मैंने खोल दिया। ठीक है, यहाँ से ये मैंने इनको खोल दिया। रेप्लिकेशन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, अनुलेखन और अनुवादन की। यहाँ से क्या होगा? जैसे ये ए आ गया, यहाँ से ये टूट चुके हैं। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में से टूट चुके हैं। टी के स्थान पर कौन हो जाएगा? यू, आरएनए बन रहा है। जी के स्थान पर कौन हो जाएगा? जी सी, टी के स्थान पर यू। इसी प्रकार टी के स्थान पर यू, ए के स्थान पर आ जाएगा आपका ए, सी के स्थान पर सी, जी और ए के स्थान पर ए। यहाँ पर इस तरह से ये जुड़ते चले जाएंगे। और ले लो चाहो तो आप कोई एक और, जैसे यहाँ पर ए ले लें, यहाँ पर टी ले लें, तो ए के स्थान पर तो ए रहेगा और टी के स्थान पर यू हो जाएगा। ये 3-3 अक्षर के क्या हैं? कोड। यहाँ पर ये मेरे पास क्या बन चुका है? तीनों ही प्रकार के आरएनए बन गए। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी अनुलेखन कहलाती है। अब ये 3-3 अक्षर के कोड जो हैं, ये 3-3 अक्षर के कोड में अब यहाँ से प्रोसेस चलती है किसकी? अनुवादन की। ये यहाँ से कहाँ पर चले जाते हैं? राइबोसोम में। राइबोसोम में घटक कौन से होते हैं? आरएनए।
rRNA यहाँ पर उपस्थित होता है। ये rRNA अब यहाँ से क्या है, ट्रांसफर RNA 3 अक्षर का कोड लेके आएगा। मान के चलो ये ट्रांसफर RNA कोई, ठीक है। अब इस पर 3 अक्षर का कोड, C के सामने कौन होना चाहिए, G, U के सामने हमेशा कौन, A के सामने U। यदि DNA है तो यहाँ पर T आ जाएगा और RNA है तो U आ जाएगा। यहाँ पर इनके बीच में बॉन्डिंग होने लग जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनना चालू हो जाएंगी। बनाएगा कौन, RNA। इधर से कौन ला रहा है, tRNA। इधर से इस प्रोसेस को कौन लेके गया, mRNA। तो तीनों का काम समझ में आया, mRNA, tRNA और rRNA का। और ये जो पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी, इस दौरान किसका निर्माण होने लग जाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। और यह पूरी प्रोसेस आपकी किस नाम से जानी जाती है, अनुवादन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर डीएनए में क्षारों के क्रम अर्थात न्यूक्लियोटाइडों जो होते हैं उनका निर्धारण डीएनए के द्वारा ही होता है, लेकिन न्यूक्लिक अम्लों की भाषा में अनुवादन जो होता है वो डीएनए कणों द्वारा राइबोसोम पर संपन्न होने लग जाता है। यानी कि राइबोसोम के कणों पर डीएनए द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। यही प्रक्रिया आपकी अनुवादन कहलाती है। अब इसमें बार बार हम एक चीज पढ़ रहे हैं, 3 अक्षर का कोड लेके जाता है, 3 अक्षर का कोड ये लेके आता है। तो ये 3 अक्षर के कोड का क्या मतलब है, ये कोड 1 अक्षर का भी तो हो सकता था, 2 अक्षर का भी तो हो सकता था, 3 का ही क्यों लिया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आनुवांशिक कूट या कोडॉन, जो 3-3 अक्षर के होते हैं। हम बात कर रहे हैं आनुवांशिक कूट की या एमआरएनए पर जो 3-3 अक्षर के कोड पाए जाते हैं उनकी। ठीक है, अभी तक प्रोटीन में एमिनो अम्लों के क्रम का निर्धारण जो था, प्रोटीन के अंदर जो एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, हाँ तो मैं बात कर रहा था कि प्रोटीन के अंदर जो एमिनो अम्ल पाए जाते हैं उन एमिनो अम्लों का जो निर्धारण करता है वो मैसेंजर आरएनए करता है। कैसे, देखो ये मेरे पास क्या आ गया था, ट्रांसफर आरएनए, इसके ऊपर कुछ कोड था, ऊपर से मैसेंजर आरएनए था, उसके ऊपर कुछ कोड था। तो इस पर जो कोड है इसका जस्ट अपोजिट कोड होगा तब तो वो क्या होगा, जुड़ जाएगा, और यदि अपोजिट नहीं होगा यानी कि प्रतिपूरक नहीं होगा तो नहीं जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैसेंजर आरएनए ही एमिनो एसिड के 3 अक्षर के कोड का निर्धारण करता है। और इस पर जो 3 अक्षर का कोड होता है ये तो टीआरएनए हो गया, ये मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर जो 3 अक्षर का कोड होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का या क्षारों का, उसका निर्धारण कौन करता है, डीएनए करता है। ठीक है, कि इस पर कौन कौन से कोड होंगे, डीएनए से ही तो क्या बनता है, आरएनए। तो यहां पर डीएनए के द्वारा इन कोडों का निर्धारण किया जाता है, इस पर उपस्थित कोडों का निर्धारण एमआरएनए करता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लिक अम्लों की भाषा में जो अनुवादन प्रोसेस है वो डीएनए कणों द्वारा राइबोसोम के कणों पर ही संपन्न हो जाती है। मतलब डीएनए ही तो कर रहा है पूरी घटना, ये क्षार किसने दिए, डीएनए ने, और यहां पर जो क्षार आए उनका प्रतिपूरक ये हुआ, और पूरी घटना हो किसके बीच में रही है, राइबोसोम के अंदर। तो राइबोसोम के कणों पर डीएनए के द्वारा क्या हो जाता है, ये पूरी प्रोसेस हो जाती है, और इसी भाषा को अनुवादन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो चलो ये तो मैंने शॉर्ट में वैसे बता दिया। मेन हमारा टॉपिक है अब आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट या आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड। आनुवांशिक कूट बार बार हम पढ़ रहे हैं एक ही चीज कि एमआरएनए जो है इस पर 3-3 अक्षर के क्या पाए जाते हैं, कोड पाए जाते हैं। ये 3-3 अक्षर के जो ट्रिपलेट होते हैं या कोड होते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, आनुवांशिक कूट बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, आनुवांशिक कूट के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट जो होते हैं तथा एमिनो अम्ल जो होते हैं, यानी एमआरएनए पर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट पाए जाते हैं, जैसे AUG, और ये तो एमआरएनए पर उपस्थित हैं। ठीक है, और एमिनो एसिड जो ट्रांसफर आरएनए लेके आया है, तो ए के सामने यू के सामने ए और जी के सामने सी, इनके बीच में क्या होने लग जाएगा, एक संबंध बनने लग जाएगा। इस संबंध को ही पूरा क्या कहा जाता है, आनुवांशिक कूट के नाम से जाना जाता है। और ये जो आनुवांशिक कूट होते हैं ये विशेष एमिनो अम्लों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि AUG।
AUG एक 3 अक्षर का क्या है, आनुवंशिक कूट है। ठीक है, ये 3 अक्षर का क्या है, एक आनुवंशिक कूट है ये मेरा। अब ये आनुवंशिक कूट मैथियोनिन, ये आनुवंशिक कूट किसको, मैथियोनिन एमिनो अम्ल, मैथियोनिन एमिनो एसिड को दर्शाता है। यानी कि AUG आपको दिखाई देगा किसी न्यूक्लियोटाइड में, तो वहां पर ये किसको प्रदर्शित करता है, ये मैथियोनिन एमिनो एसिड को प्रदर्शित करता है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट ये रहा, और एमिनो एसिड के जो क्रम हैं उनके मध्य का जो संबंध है उसी को ही आनुवंशिक कूट या ट्रिपलेट कहा जाता है। और ये जो आनुवंशिक कूट है ये 3-3 अक्षर के होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो आनुवंशिक कूट जो 3 अक्षर के हैं वो विशेष एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसी प्रोसेस को हम आनुवंशिक कूट बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार UUU ये एक समापन कोडोन होता है आपका। ठीक है, UUU आपका क्या है, एक समापन कोडोन नहीं, UAA ये एक समापन कोडोन है। मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला चल रही है, कंटिन्यू चलती जा रही है, तो जहां पर एंड हुआ वहां पर UAA, ठीक है, यू का मतलब यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, ये 3 अक्षर का एक कोड आ जाता है, इसको बोला जाता है समापन कोड। या फिर ये समापन कोड आपका इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है UAG, या फिर इसको अपन इस तरह से UGA। ये तीनों ही जो हैं ये मेरे समापन कोडोन होते हैं। ठीक है, इनको बनाने का तरीका क्या होता है, उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं जिससे ये टॉपिक अपन का क्लियर हो जाए। तो उससे पहले आप देखोगे, डिटेल में बात मैं बाद में करूंगा। मेरे पास टोटल कितने अक्षर हैं, 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। और टोटल एमिनो एसिड कितने होते हैं, टोटल एमिनो एसिड होते हैं मेरे पास 20, जिसमें 10 एसेंशियल हैं और 10 नॉन एसेंशियल है, मतलब आवश्यक और अनावश्यक। अब इन 20 एमिनो एसिड में को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 4 क्या हैं, 4 है मेरे पास नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल क्यों, आरएनए में यूरेसिल ही होता है, यदि डीएनए होता तो थाइमिन आ जाता, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। अब ये 4 हैं, तो 4 की पावर 1 यदि मैं लूं तो ये केवल 4 एमिनो एसिड को व्यक्त करेंगे, शॉर्ट में लिख दिया एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करेंगे। और मेरे पास टोटल कितने होते हैं, 20। अच्छा, यदि मैं इनको 2-2 के जोड़े में बना दूं, 2-2 के जोड़े में कैसे, कि AGCU और AGCU, इस तरह से 2-2 के जोड़े में मैं इनको बनाना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा AA, ये क्या हो जाएगा AGACAU, इससे चलो GA, GC और GU, इस तरह से। अब ये 2-2 अक्षर के में हो जाएंगे, और ये टोटल 2 अक्षर के में हो जाएंगे, तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कंप्लीट कर लेता हूं मैं, CA, CG, CC, CU, और ये UA, ये क्या बन जाएगा UG, और ये UC और ये UU। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, 16 को। तो इस तरह से गिनने की बजाय हम इसको लिख देते हैं कि टोटल 4 हैं, 4 की पावर 2 यानी कि 16 को रिप्रेजेंट करेंगे। और मेरे पास हैं कितने, 20, अभी भी कम रह गया। हमारे यहाँ देखा होगा तुमने, इंडिया में कोई भी फंक्शन वगैरह हम करवाते हैं तो हलवाई से एक बात कहते हैं, ज़्यादा चाहे कितना भी बन जा, कम नहीं पड़ जाना चाहिए। तो यहाँ तो कम पड़ गया ना। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, इसको ट्रिपलेट लिया जाता है। सिंगल तो ले ही नहीं सकते, सिंगल तो किसको दर्शाएगा, केवल 4 को ही, 1 2 3 4 को। डबल डबल लेंगे तो कितने को दर्शा रहा है, 16 को। तो हम इसको क्या है, ट्रिपलेट में लेते हैं। और ट्रिपलेट में कैसे लिया जाता है, इसको बनाए कैसे जाते हैं ट्रिपलेट में, तो देखो AGCU, AGCU, और इधर से भी AGCU, और इधर से भी ऐसे ही AGCU, AGCU,
AGCU, AGCU। ठीक है, मैं एक दो ही बना के बता रहा हूँ, आपको बार बार नहीं बताऊंगा। देखो सबसे पहले ए से ए और ए, फिर ए, फिर से ए, और फिर अगला जी, फिर AAC, AAU। तो एक में कितने आ गए? 4। अगला बना के देख लो, AGA, AGG, AGC और AGU। इसी प्रकार ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। तो ये कंप्लीट कितने हो जाएंगे? अब एक खाने में 4 आ रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इंटू 4 यानी कि कितने हो जाएंगे? 64। इसको डायरेक्ट मैं 4 की पावर 3 लिख दूं तो ये भी कितने हो जाएंगे आपके? 64। तो कहने का मतलब यदि मैं ट्रिपलेट में 3-3 अक्षर का कोड लेता हूं, जैसे ये 3 अक्षर के कोड हो गए, तो ये कितने एमिनो एसिड को शो करेंगे? ये 64 एमिनो एसिडों को व्यक्त यहां पर कर देते हैं। टोटल कितने को व्यक्त करते हैं? 64 एमिनो एसिड को व्यक्त करते हैं जब 3-3 का लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, आनुवांशिक कूट हमेशा ट्रिपलेट में लिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि आनुवांशिक कूट सिंगल में लेने पर केवल 4 को, डबल में लेने पर 16 को और ट्रिपल में लेने पर 64 को व्यक्त करते हैं। टोटल एमिनो एसिड हमारे 20 होते हैं। यदि मैं सिंगल या डबल लेता हूं तो 4 और 16 होते हैं, बच जाते हैं कुछ, इसलिए 64 को लिया जाता है। क्लियर? यानी ट्रिपलेट में ये लिए जाते हैं। अब इस 64 के 64 को व्यक्त नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये केवल 61 को ही व्यक्त करते हैं, 64 को नहीं करते। तो ये 3 की हेराफेरी कहां हुई? तो मैं अभी आपको बता रहा था कि एक मेरा UAA, ध्यान देना, UGA और UAG, ये जो 3 कोड होते हैं, कौन कौन से? UAA कहां पर बनेगा? UAA, U ये रहा मेरा, A ये रहा मेरा, और फिर से A, तो U, A और A। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? UGA, U ये रहा, ठीक है, G ये है और A ये है, तो UGA। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? UAG, तो UA ये है, A ये रहा और G ये रहा, U, A और G। नेक्स्ट, तो ये तीनों कोड ये कौन से कहलाएंगे मेरे? स्टॉप, स्टॉप और ये भी स्टॉप। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 कोड ऐसे होते हैं जिन्हें स्टॉप कोड यानी कि समापन कोड या फिर विराम कोड के नाम से जाना जाता है। अब ये तो 3 कोड हैं, ये श्रृंखला के एंड में आते हैं जो किसी भी एमिनो एसिड को शो नहीं करते हैं। तो टोटल 64 एमिनो एसिड में से 3 तो ऐसे हैं जो कि व्यक्त ही नहीं किए जाते किसी ट्रिपलेट के द्वारा। तो टोटल कितने व्यक्त किए जाएंगे? 61। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल जो एमिनो एसिड होते हैं कितने होते हैं? वो 64, 20 एमिनो एसिड हैं। ट्रिपलेट के द्वारा कितने को व्यक्त किया जाता है? 64 को नहीं, 61 को, क्योंकि 3 जो कोड होते हैं UUU, UGA और UAG, ये समापन कोड या विराम कोड के नाम से जाना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट AUG जो होता है, AUG ये आपका स्टार्टिंग कोड यानी कि श्रृंखला प्रारंभिक कोड कहलाता है। श्रृंखला प्रारंभिक कोड कहलाता है। और मतलब कोई भी प्रोटीन बनेगी हमारी तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में यही आएगा। और ये वाला जो होता है ये मेथियोनिन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेथियोनिन को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। कौन सा वाला कोडॉन? AUG, ये वाला कोडॉन आपका मेथियोनिन को प्रदर्शित करता है। क्लियर है यहां तक? चलो, तो अभी तक आपके क्या बात समझ में आई कि 3 अक्षरों का जो कोडॉन होता है उसे हम आनुवांशिक कूट के नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड के क्षार का क्रम और एमिनो अम्लों के मध्य में जो संबंध होता है उसी को आनुवांशिक कूट के नाम से जाना जाता है। 1 अक्षर का कोड हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो 4 ही एमिनो एसिड को व्यक्त करता है। 2 अक्षर का हम इसलिए नहीं लेते, वो 16 एमिनो एसिड को व्यक्त करता है। और 3 अक्षर का हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो 64 एमिनो एसिडों को व्यक्त करता है। लेकिन 64 में से वो केवल 61 एमिनो एसिड को ही कोडित करता है, मतलब उनको ही पढ़ता है। बाकी जो 3 एमिनो एसिड मेरे होते हैं वो श्रृंखला समापन
या ब्राह्म कोड कहलाते हैं, UAA, UGA और UAG। इनको वो कोडित नहीं करता है, उनकी आनुवंशिक सूचना नहीं लेता है। और कोई भी यदि प्रोटीन बन रही है तो उस प्रोटीन में पहला कोड जो आता है वो AUG यानी कि मैथियोनिन आता है। ये श्रृंखला प्रारंभिक कोड कहलाता है और ये तीनों आपके समापन कोड कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये बात आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और किस तरह से 3-3 के बनाए जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अब आप बात करेंगे, देखोगे जो ये कोड हैं तो टोटल मेरे पास कितने 64, चलो 61 मान लो, है तो 64 ही है। एमिनो एसिड होते तो 20 एमिनो एसिड हैं, लेकिन कोडित कितने को किया जा रहा है 64 को। रियलिटी में 3 यहां से घटा दोगे, कौन से ब्राह्म वाले, तो कितने बचेंगे आपके पास 61। अब मेरे पास टोटल एमिनो एसिड 20 हैं और सेट कितने बन गए 61। तो एक बात बताओ, 20 को दर्शाने के लिए 61 पड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 2-2, 3-3 एमिनो एसिडों को या एक ही एमिनो एसिड को 2-2, 3-3 कोड व्यक्त कर सकते हो सकता है? नहीं हो सकता। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास दर्शाने के लिए कितने जने हैं 20 और उनको व्यक्त करने वालों की संख्या कितनी है 61। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रकार के एमिनो एसिड के लिए 2 या 3 कोड हो सकते हैं? हो सकते हैं। जैसे CCC, CCU, CCA और CCG। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा लगे तो इस तरह से लिखना, CC कॉमन, AGCU, A, G और C तो कॉमन है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और RNA में यूरेसिल होता है तो यू लगा देना, टी मत लगाना। तो ये चारों ही कोडॉन एक ही एमिनो एसिड प्रोलीन को व्यक्त करते हैं, ओनली प्रोलीन को दर्शाते हैं। ये मतलब प्रोलीन को आप इससे भी दर्शा सकते हो, इससे भी दर्शा सकते हो, इससे भी दर्शा सकते हो, इससे भी दर्शा सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या बात है कि ये डीजनरेट होते हैं। मतलब है तो भाई 61 हैं और व्यक्त करने 20 कोई, तो एक के लिए एक से ज्यादा होगा या नहीं होगा? आप खुद सोच के देखो एक बार। तो 4 ट्रिपलेट कोडोन है मेरे पास, CCA, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, 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 यूरेसिल। तो ये 4 जो कोड है मेरे पास 3-3 अक्षर के, वो केवल और केवल किसको व्यक्त करते हैं? ओनली प्रोलीन को दर्शाते हैं और किसी को नहीं दर्शाते हैं। इसी प्रकार UUU और UUG, कौन से बोल रहा हूं मैं? UUU और UUG, ये दो ट्रिपलेट कोड हैं। ये केवल फेनिल एलेनिन, एक अकेला एमिनो एसिड फेनिल एलेनिन को व्यक्त करने के लिए 2 कोड हैं। चाहो तो UUU लिखो, चाहो तो UUG लिखो, ये दोनों ही किसको व्यक्त करेंगे? फेनिल एलेनिन को व्यक्त करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से मान के चलो तुम्हारे बैग में 4-5 कॉपी हैं बिल्कुल एक जैसी। अब ऊपर स्लिप लगा दिया आपने केमिस्ट्री, तो अब आपको अंदर देखने की जरूरत थोड़ी केमिस्ट्री की है। ऊपर स्लिप पे पढ़ा आपने केमिस्ट्री, हाँ ये केमिस्ट्री कॉपी है, ये फिजिक्स की कॉपी है, ये मैथ की कॉपी है। इसी प्रकार ऊपर स्लिप लग रही है UUU, तुरंत पता चल गया फेनिल एलेनिन है। ठीक है, UUG लिख रहा है, फेनिल एलेनिन है। इन चारों से हमें पता लगेगा प्रोलीन है, AUG से पता लगेगा मैथियोनिन है। तो इस तरह से ये कोडॉन एमिनो एसिड को व्यक्त करते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? डीजनरेट होते हैं। इनके लक्षण क्या क्या हैं? लक्षण की बात करें हम, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखो ध्यान से समझना। एमिनो एसिड जो होते हैं, जैसे मेरे पास AUG है, मेरे शरीर के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर AUG मैथियोनिन को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये एमिनो एसिड किसी भी जानवर में हो, बैक्टीरिया में हो, फंगस में हो, किसी में भी हो, AUG मैथियोनिन को ही प्रदर्शित करेगा और किसी को व्यक्त नहीं करेगा। तो मतलब ये विशेष होते हैं, विशिष्टता वाले होते हैं। एक कोडॉन जिसके लिए बन गया, वो चाहे कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग ही नहीं, बैक्टीरिया हो या कोई भी हो, उसके अंदर वो हमेशा मैथियोनिन को ही दर्शाएगा। ये नहीं कि मेरे शरीर के अंदर ये AUG मैथियोनिन है और तुम्हारे शरीर के अंदर ये किसी और एमिनो एसिड को व्यक्त कर रहा है और किसी जानवर के अंदर ये किसी और को व्यक्त कर रहा है। तो एक एमिनो एसिड का एक ट्रिपलेट कोड जो है वो एक ही एमिनो एसिड को व्यक्त करता है। तो ये विशिष्टता वाले होते हैं।
ठीक है। नंबर 2 बात, ये तो पहला लक्षण हो गया इसका कि विशिष्ट होते हैं। एक एमिनो एसिड जो है वो एक जीव के अंदर एक को ही व्यक्त करता है, जिसको मेरे अंदर व्यक्त कर रहा है उसी को सभी के अंदर व्यक्त करेगा, पहली बात। दूसरी बात, डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब क्या होता है कि जैसे टोटल 61 है मेरे पास और व्यक्त करना है कितने को, 20 को, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो एमिनो एसिड हैं वो एक से ज्यादा कोड के लिए एक ही एमिनो एसिड हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, CCC, CCA, CCG और CCU, ये केवल प्रोलीन को दर्शाते हैं, तो डीजनरेट होते हैं। तीसरी बात, कॉमा रहित होते हैं, जैसे AUG, तो इनके बीच में कॉमा नहीं होता, ये कंटिन्यू होते हैं, रेगुलर चलते रहते हैं, इनमें कनेक्टिविटी पूरी होती है, कॉमा रहित होते हैं, इनमें कॉमा नहीं पाया जाता है। क्लियर है? तो ये इनके सामान्य क्या होते हैं, अभिलक्षण होते हैं। AUG आपका श्रृंखला प्रारंभिक कोड है और ये आपके विराम कोड कहलाते हैं, समापन कोड कहलाते हैं। तो ये होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट। क्लियर है? ये आपका पूरा टॉपिक हो जाता है न्यूक्लियोटाइड यहां तक।